आदमी टकरा जाता है, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और तभी क्या होता है, पाकिस्तान की फोर्स आके रेमंड एलन को अरेस्ट कर लेती है और रेमंड एलन को जेल में डाल दिया जाता है। इससे पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान की आवाम यूएस के खिलाफ हो जाती है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री के ऊपर इतना दबाव आता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री उस टाइम के शाह महसूद कुरैशी कहते हैं कि मैं अपनी विदेश मंत्री से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन रेमंड एलन को फांसी पर। और वहां के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की जनता के साथ हैं और रेमंड एलन को सजाए मौत होगी। लेकिन अमेरिका ने बहुत दबाव डालने की कोशिश करी पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मजबूर थे। वह ऐसी दुविधा में फंस गए, या तो पाकिस्तान की जनता के साथ हो या अमेरिका के साथ हो। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पता था कि यार अगर पाकिस्तान के आवाम के साथ रहेंगे तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे, चाहे कुछ ही रहे या ना रहे। लेकिन उन्होंने भी पूरी कोशिश करी कि वो रेमंड एलन को फांसी की सजा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी सबके सामने भरे दोपहर को दो आदमी को शूट आउट किया गया। रेमंड एलन ने कोर्ट में बोला कि मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में बचाया है, लेकिन रेमंड एलन के पास ऐसे कोई भी प्रूफ नहीं थे, क्योंकि आईएसआई ने जब तक उन दोनों शूटरों का क्या कर दिया था, पिस्टल ले जा चुकी थी। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं मिला। और 2011 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे और बराक ओबामा के पास मैसेज पहुंचता है कि हमें किसी भी कीमत पर हमारे एजेंट रेमंड एलन को बचाना है। बराक ओबामा भी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी कीमत पर हमें अपने एजेंट को पहले पाकिस्तान की जेल से बाहर निकालना है, लेकिन इतना आसान नहीं था। सीआईए इसमें लगातार काम कर रही थी, लेकिन सीआईए को एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे पूरा अमेरिका हिल जाता है और सीआईए को पहली बार पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की धरती में है। ओसामा बिन लादेन दुनिया का मोस्ट वांटेड, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। 1993 में इसने पहले भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक हमला करवाया। 1996 में अमेरिका के खिलाफ इसने एक फतवा जारी करवाया। 1998 में अमेरिकन दूतावास में इसने हमले करवाए। 2000 के अंदर यूएस होल पर इसने ब्लास्ट करवाया। तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था। और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका ने सिर्फ बिन लादेन को ट्रैक करने के लिए या बिन लादेन को पकड़ने के लिए 1996 में एक यूनिट बनाई जिसका कोड नेम था एलेक्स स्टेशन। इसका सिर्फ एक ही काम था, बिन लादेन की हर एक्टिविटी पर नजर रखना। और सोचो कि 1996 से ये लगातार बिन लादेन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2001 में बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला करवा दिया, जिसमें से 3000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। अब बस अमेरिका को किसी भी कीमत पर बिन लादेन को जिंदा पकड़ना था। और आज 2011 में जब उनका एक एजेंट पाकिस्तान की जेल में बंद है, जिसे पाकिस्तान की सरकार किसी भी कीमत पर सजाए मौत देना चाहती है, और सीआईए को पता चल जाता है कि बिन लादेन पाकिस्तान की धरती में है। अब यहां पर बराक ओबामा के लिए एक सबसे बड़ी समस्या या सीआईए के लिए सबसे बड़ी समस्या, अगर वो बिन लादेन को पाकिस्तान की धरती में मार देते हैं तो पाकिस्तान किसी भी कीमत पर रेमंड एलन को सजाए मौत देगा, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी बदनामी से भी बचना है कि यार अमेरिका ने आके हमारी धरती पर ऑपरेशन किया, अपनी जनता को क्या जवाब देगा। तो खुद को बचाने के लिए, अपने प्रेशर को कम करने के लिए अमेरिका जानती थी कि रेमंड एलन को सजाए मौत मिलेगी। लेकिन अब किसी भी कीमत पर दो चीजें अमेरिका के पास, कि किसी भी कीमत पर यह बात पाकिस्तान के आईएसआई को नहीं पता होना चाहिए कि उन्हें पता चल चुका है कि बिन लादेन क्या है, पाकिस्तान की धरती में है। अब बिना पाकिस्तान को बताए और जितनी जल्दी हो सके रेमंड एलन को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की जेल से बाहर निकालना। अब इसके लिए क्या होता है कि जो उस टाइम पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ थे मोहम्मद पासा, उनके साथ सीआईए के चीफ की मीटिंग होती है सऊदी अरब में, जिनका नाम था लियोन पेंटा। दोनों की मीटिंग होती है, सऊदी अरब खुद इसमें हस्तक्षेप करता है, लेकिन आईएसआई भी बोलती है कि सरकार का बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो लेकिन इसमें एक ही चीज है कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर एक नया लॉ, मतलब आपको बताऊं कि अरब के अंदर कई देशों के अंदर से ईरान है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, यहां पर एक ब्लड मनी यानी कि सरिया लॉ भी लगता है। इस लॉ के हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति का कत्ल हुआ है, मारा गया है, अगर उसके घर वाले चाहें तो उस व्यक्ति को सजाए मौत से बचा सकते हैं। अगर वो चाहे माफ करना तो सरकार को भी माफ करना पड़ेगा। इसको ब्लड मनी लॉ के हिसाब से बोला जाता है। तो सीआईए और पाकिस्तान की आईएसआई ने डिसाइड किया कि हम सरिया लॉ का यूज करेंगे। और इसमें जब सीआईए ने पता किया, ये गवाह थे,
मतलब तीनों के परिवार को, क्योंकि जो तीसरा एक्सीडेंट से मारा गया था उसको भी क्या किया गया था, इसी केस के साथ जोड़ा गया कि उस आदमी का भी जो हत्या हुई, एक एक्सीडेंटल केस नहीं है, इसको हत्या ही माना, उसको भी रेमंड एलन के केस के साथ जोड़ा गया। लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई के ऊपर बहुत प्रेशर और सीआईए की हर एक्टिविटीज पर नजर रख रहा था, क्योंकि यहां पर एफएसबी भी एक्टिव हो गया था। एफएसबी यानी कि अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन रशिया, और रशिया भी किसी भी कीमत पर चाहता था कि रेमंड एलन को सजाए मौत हो ताकि अमेरिका को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन पहली बार अमेरिका एक ऐसे आदमी की तलाश करता है जो उन 48 गवाहों को मना सके, सरिया लॉ के तहत उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। तभी एक कोड नेम आता है वुल्फ। दुनिया में किसी को नहीं पता है कौन है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, भेड़िया। ये स्वतंत्र रहना पसंद करता है, आप इसके गले में कभी भी पट्टा नहीं बांध सकते, ये किसी के अंडर में काम नहीं करता। बहुत सारे सीक्रेट सर्विस के लोग कहते हैं कि ये आरएनडब्ल्यू का एक फील्ड एजेंट था, कोई बोलते नहीं, ये इंडिपेंडेंट आरएनडब्ल्यू के लिए काम करता था। ये आज भी दुनिया में किसी को नहीं पता कि कोड वुल्फ कौन था, लेकिन सीआईए कोड वुल्फ को एक काम देती है और उसका सिर्फ एक ही काम था, इन 48 गवाहों को मनाना किसी भी कीमत पर, और ये कोर्ट पर आए और कोर्ट पर आके रेमंड एलन को माफ करें। और कोर्ट वुल्फ उन हर 48 लोगों के ऊपर नजर रखना शुरू करता है। यहां क्योंकि सीआईए बैकफुट पर थी, जैसे मैंने आपको बताया कि एफएसबी की नजर सीआईए के ऊपर थी, उसकी हर मूवमेंट के ऊपर नजर थी, और पाकिस्तान सरकार के ऊपर तो पहले ही प्रेशर था यार, पाकिस्तान की सरकार तो रेमंड एलन को छोड़ ही नहीं सकती थी। और कोर्ट वुल्फ ने लगातार हर लोगों से मिला। मैं आपको ये बताऊं कि आज भी 48 में से 27 लोग कभी नहीं मिले कि दुनिया में वो कहां गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट वुल्फ ने उन लोगों को मार दिया, उनकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली, और बाकी के जो लोग थे वो कोर्ट पर आए और गवाही देकर गए और रेमंड एलन को माफ कर दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिका ने $24 लाख दिए थे, जो तीनों के परिवार को दिया गया। कोर्ट वुल्फ को कितना पैसा दिया आज तक ये दुनिया में कोई नहीं जानता। तो 27 दिन जेल में रहने के बाद रेमंड एलन 2 मई 2011 को पाकिस्तान की जेल से रिहा हुआ और सीधे अमेरिका पहुंचा, और इसके 47 दिन के बाद अमेरिका की SEAL 6 ने पाकिस्तान की धरती में ऑपरेशन किया और 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को उसके परिवार के साथ पाकिस्तान की धरती में ही खत्म किया और आतंक का एक बड़ा नाम खत्म किया। चाहे आप इसको सीआईए का कोड वुल्फ बोलें या बिन लादेन को मारने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून बोलें, दोनों ही सीआईए के ऑपरेशन थे, और ये ऑपरेशन प्रूफ करते हैं कि अमेरिका अपने एजेंट से बहुत प्यार करते हैं। अमेरिका के एजेंट दुनिया के किसी भी जेल में रहे, कहीं भी रहे, वो अपने एजेंट को कभी नहीं छोड़ते। बेशक उन्हें बिन लादेन जैसा दुनिया का मोस्ट वांटेड क्यों ना मारना पड़े, उन्होंने अपने दुनिया के मोस्ट वांटेड को मारने के लिए भी 47 दिन डिले किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर रेमंड एलन को निकालने से पहले उन्होंने बिन लादेन को मारा तो रेमंड एलन पाकिस्तान की जेल से कभी नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए सीआईए दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल एजेंसी है, जिसने, मैंने जैसे आपको पहले बताया, जिसने अकेले कई देशों की सरकार गिराई है, क्योंकि उनकी सरकार हमेशा उनके एजेंट के साथ रहती है। और मैं आपको ये बोलूं कि एक महान एजेंट ने बोला था एक बार जेल के अंदर, अगर मैं अमेरिकन होता तो शायद 30 दिन के अंदर जेल से बाहर निकल चुका होता। इसलिए मैं कहता हूं कि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। थैंक यू।